इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो आपके लेवल पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैं उनमें जो विजिबल जोन है उसको देखते हुए हम उसके रेस्पेक्ट में कम वेवलेंथ और ज़्यादा वेवलेंथ या कम फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं ऐसे, तो ये बीच का जो जोन होता है इसको हम विजिबल जोन कहते हैं। ये इसके ऊपर जो होता है ये आपका अल्ट्रा वायलेट होता है। इसके ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक्सरे और ये गामा रेज ये होती हैं। अगर इसके नीचे हम आते हैं तो यहां आता है आपका इंफ्रारेड। ये इंफ्रारेड का जोन है। उसके नीचे आपकी माइक्रोवेव्स आती है और अगर उसके नीचे हम बात करते हैं तो ये रेडियो वेव्स आती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बाकी इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहां पर वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है और अगर हम इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। तो इधर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इस तरफ, मतलब ऊपर से नीचे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ। अब इस जो विजिबल जोन है, इस अगर विजिबल जोन की बात करें तो ये तकरीबन 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से तकरीबन 700 नैनोमीटर के आसपास तक ये आपका जोन है। इसमें भी अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करें कि ये 400 है और ये 450 है, फिर ये आपका 500 नैनोमीटर है, फिर ये 550 है, फिर ये आपका 600 है, फिर ये 650 है, फिर ये आपका क्या है, ये 700 है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है ये जो जोन होता है आपका ये ऑलमोस्ट वायलेट का होता है, ये इंडिगो का होता है, ये ब्लू का होता है, ये ग्रीन का, ये ऑरेंज का और इधर ये रेड जोन होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका वायलेट है और इधर इंडिगो हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा और अगर इसके बीच में हम बात करें तो ये ऑरेंज का जोन है, ये रेड वेवलेंथ होती है इन इतने के बीच में। तो ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ये विजिबल जोन इसको इस वजह से बोलते हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार बताया, आपको फिर से बता रहे हैं कि ये खुद विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन इनके लिए हमारी जो रेटिना होती है, हमारी जो आईज है वो सेंसिटिव होती हैं कि अगर ये कोई इवेंट करके आती है हमारे रेटिना पर पड़ती है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे ये पड़ती हैं और आफ्टर द रिफ्लेक्शन जब बैक होकर के उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंख पे पड़ती हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मतलब इसी वजह से इन्हें हम विजिबल रेडिएशन कहते हैं या हम इनको लाइट भी कहते हैं। तो आप लाइट की डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं कि लाइट एनर्जी जो होती है इट इज अ काइंड ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज नॉट विजिबल इटसेल्फ बट विजुअलाइज द थिंग्स, चीजों को क्या करती है, दिखाती है। तो ये तो आपका विब्यूअर के बारे में है, और जब हम लाइट पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। अब इसमें एक एक करके जो हमको बताना है, आप ये तो रट लेंगे कि कितने से कितना कौन सी है, ये आपके बुक में है, आपको याद भी करना पड़ेगा कि कौन सा जोन कितने का होता है। अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर जो समझना है वो ये समझना है कि कौन सी चीजें थियरी में अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सा जोन है, क्या करता है, ये क्या है, क्या करता है, तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये तो विजिबल जोन की बात हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको जो दिखता है वो इनकी वजह से दिखता है। इवन कलर भी जो हमको दिखता है, तो हमारे जो रेटिना की या हमारे आईज की जो सेल्स होती हैं, रॉड और कोन सेल, उनको ये अलग अलग तरीके से स्टिमुलेट करते हैं। अगर इन लाइट का जो पार्ट होता है ये पड़ता है, तो उनमें से कौन सी सेल को और किस कलर की कौन सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो उससे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर भी दिखता है और ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। और मोस्टली ये होता है कि जिन लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होकर वो पड़ती है, वही लाइट का कलर दिखाई देता है ऑलमोस्ट। अब जैसे हम बात करते हैं, इसके बाद अगर किसी जोन की बात करते हैं, तो इससे ज्यादा वेवलेंथ की जोन जो है वो आपका इंफ्रारेड जोन है। अगर हम इंफ्रारेड की बात करते हैं, तो इंफ्रारेड जोन जो होता है ये हीट का जोन है। ये हीट का सेंसेशन देता है हमारे स्किन को। तो ये भी क्या होता है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन जब कहीं हॉटनेस या कोल्डनेस महसूस होती है, तो वो जो जोन होता है वो इसका जोन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है। अब इंफ्रारेड जोन में ये जस्ट रेड के नीचे होता है। तो जो चीज हमको क्या होती है, महसूस होती है स्किन के सेंसेशन से कि ये हॉट है, ये कोल्ड है, तो वो हॉटनेस जो होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो इंफ्रारेड जोन की होती है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इंफ्रारेड जोन जो है ये करते क्या होंगे, ये आते कहां से हैं, ये क्या कैसे सारी चीजें, तो ये इंफ्रारेड जोन जो होते हैं ये एटम या मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से, ऑसिलेशन से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। या अगर हम किसी पार्टिकल को या किसी भी एटम को या किसी भी मैटर को एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो वो जो अपनी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव करते हैं, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो काइनेटिक का फॉर्म जो वो लेते हैं वो क्या होता है, इंफ्रारेड जोन होता है। आपने थर्मल एनर्जी का भी नाम सुना होगा कि बॉन्ड में उनके थर्मल एनर्जी होती है, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो वो सारी कैपेबिलिटी जो होती है वो इंफ्रारेड जोन की होती है। वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इनमें से बहुत सारे जोन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से भी आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरली क्या होती हैं, कुछ तो विजिबल में आती हैं, थोड़ा बहुत इंफ्रारेड में भी आती है और कुछ अल्ट्रावायलेट में भी आती है। लगभग इतना जोन जो होता है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से भी डेवलप हो सकता है। तो अगर आपसे सोर्सेस पूछे जाएं कि ये जोन ज्यादातर कहां से निकलते हैं, तो यहां से भी निकलते हैं। बाकी जो हमारा सन है ये भी लगभग बहुत सारे तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, ऑलमोस्ट सारी। उनमें से जो अल्ट्रावायलेट होती है, ये चीजें तो क्या होती हैं, थोड़ा हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, तो ये यहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। ज्यादातर क्या हो जाती हैं, हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उससे क्या कर ली जाती हैं, ट्रैप कर ली जाती है। अब हम फिर से वापस, हम तो इंफ्रारेड की बात कर रहे थे, तो इंफ्रारेड का जो जोन होता है, ये जोन ऐसा होता है कि इसमें जो आपकी अर्थ है या जो यहाँ पर इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जो गैसेस हैं, ये मॉलिक्यूल इस जोन को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, अपनी थर्मल एनर्जी इंप्रूव करते हैं, और यहाँ पर अर्थ का एक जो टेम्परेचर मेंटेन है, जो प्लस में या जो हायर टेम्परेचर बना हुआ है, वो इस जोन की वजह से है। ये बार बार एक टर्म आपने सुना होगा, बार बार यूज में आता है, लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये रेडिएशंस, उनमें से ये जो पार्ट होते हैं ये बार बार रिफ्लेक्ट बैक होते हैं ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो वो आने के बाद क्या होती है, अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस कई बार रिफ्लेक्शन होता रहता है कुछ गैसेस की लेयर की वजह से। उसकी वजह से भी ये टेम्परेचर क्या की है, अर्थ पे एक लेवल का मेंटेन की है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन भी संभव है। तो ये इंफ्रारेड का जोन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या करता है।
इंफ्रारेड के बाद अगर हम बेसिक बात करते हैं तो ये बेसिक बात माइक्रोवेव्स की है। माइक्रोवेव्स जो होता है एक्चुअल में ये इन दोनों के बीच की सिचुएशन है, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड जोन की। इनमें तो आप देखते होंगे कि जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तो थर्मल एनर्जी या इन चीजों में हमको पता पड़ता है। ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये भी हीट के थोड़ा सा नीचे की जोन है, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो हीट होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट नहीं आती है, ये एक इंडक्शन के थ्रू, जो आपके इंडक्शन कुकर आते हैं आपने देखा होगा घरों में, तो वो जोन होता ही है। आप देखते होंगे कि उनका जो बॉटम होता है अगर वो इंडक्शन पे रखा जाए, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो, तो उस पर रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो फ्लास्क, वैसे क्या होता है जब इंफ्रारेड जोन से किसी चीज को या हम किसी चीज को हीट से या खाना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो जो फ्लास्क होता है पहले वो हीट लेता है, हीट लेने के बाद पहले वो गर्म होता है, उसके बाद अगर उसमें आप पानी डालते हैं तो फिर वो पानी उस फ्लास्क के कांटेक्ट में आएगा और उससे गर्म होता हुआ बनता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां फ्लास्क नहीं गर्म करते, तो यहां क्या करते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं, हर तरीके से एनर्जी को सेव करते हैं। ये डायरेक्ट जिस चीज को हमको बॉयल करना, जैसे वाटर है, तो ये क्या करता है, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर करता है उनके मॉलिक्यूल को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो है माइक्रोवेव्स, ये क्या करता है, वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को ये डायरेक्ट वहां से क्या करेगा, और एक रिसीवर होता है जो उस पर बना होता है फ्लास्क के पीछे, तो उनके भी एटम को डायरेक्ट करता है, फिर एटम अपना डायरेक्ट क्या करते हैं, मॉलिक्यूल हीट लेते हैं। तो आपने देखा होगा ये बिल्कुल इंडक्शन बोलते हैं उसको, इंडक्शन है ये। तो उसमें जो जिस कंसेप्ट वो बेस्ड होता है वो माइक्रोवेव्स होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे आपका आता है रेडियो वेव। और रेडियो वेव तो आप जानते हैं कि ये संचार माध्यम के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो ये डिफरेंट, ये जो ट्रेवल करता है वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर में चलता है, कि इस जगह पर ये होगा, इस जगह पे ये होगा और इस जगह पे ये होगा। इनमें अलग अलग जोन है। इनमें भी क्या होते हैं कि रेडियो वेव्स में भी आपको जो टेलीविजन वेव्स हैं वो अलग हैं, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली वेव हैं एफएम जिनको कहते हैं, वो अलग जोन और फ्रीक्वेंसी पे सेट हैं। और आपकी बुक में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई, आप सबकी चाहे तो एक बार ध्यान दे सकते हैं कि कौन क्या है। जो एएम है वो अलग है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिनका होता है, एफएम अलग चीज होती है। और एक टर्म आपने और सुना होगा जो कहते हैं कि इनमें भी एक मीडियम वेव्स होती हैं, एक शॉर्ट वेव्स होती हैं, और लॉन्ग वेव्स की तो बात अभी नहीं करेंगे हम। तो जो मीडियम वेव्स होती हैं, जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, उनमें भी क्या होता है, मीडियम वेव्स जो होती हैं उनकी लेंथ में और शॉर्ट वेव्स की लेंथ में डिफरेंस होता है। तो रेडियो वेव्स में भी तमाम तरीके की आती हैं, कि टेलीविजन है, कि एफएम है, कि एएम है, ठीक है ना, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है। अब जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसकी भी एफएम आप सुनते होंगे, जो एफएम ब्रॉडकास्टिंग होती है उनमें इसकी अपनी एक रेंज तक फ्रीक्वेंसी है, जैसे आई थिंक 98 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और तकरीबन 110 या ऐसे कुछ करके इनके बीच में आपका एफएम होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, आप देख सकते हैं। तो ये जोन आपके हैं डिफरेंट जोन। अब इसमें आपका टेलीविजन भी आता है, और उसके बाद जो इसी में आपका टेलीफोनिक, जो टेलीफोन संचार होता है उसका भी क्या होता है, इसी रेडियो वेव्स के अंदर आती हैं, वो अलग अलग टाइप की वेव्स होती हैं इसमें। तो इसमें बहुत डिफरेंट टाइप की हैं, उनको एक बार आप देख लीजिए। तो विजुअल हो गया आपका, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गए, रेडियो वेव्स हो गई। इसके ऊपर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट के बारे में समझते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में अगर कभी कुछ पूछा जाता है तो एक तो आप जानते हैं कि कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से भी अल्ट्रावायलेट आती हैं, ठीक है ना, और वो भी हायर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, मतलब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आए ग्राउंड स्टेट में, तो ये हायर एनर्जी की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिलीज होती है, तो उस दौरान आपका अल्ट्रावायलेट निकलता है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट जोन है ये हमारी स्किन के लिए क्या करता है, हाँ इसमें कुछ कैंसर काजिंग फैक्टर होते हैं, तो ये क्या करता है, जो फिजिकल कार्सिनोजन का काम करते हैं, तो ये हार्म करता है स्किन को। तो अल्ट्रावायलेट का जोन ये, इनकी भी फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ये इससे कम वाली पे पहुंचेगा, मतलब 4000 नैनोमीटर से वेवलेंथ इनकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो तकरीबन ये, और एक्सरे से थोड़ा नीचे होगी। तो एक्सरे का लगभग जो अगर एंगस्ट्रॉम में हम बात करते हैं
तो तकरीबन ये 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 1 एंगस्ट्रॉम के बीच का ये जोन होता है। तो उससे नीचे का ये आ जाएगा सीन आपका। तो आप ये कह सकते हैं कि 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम के जो से कम की जो वेवलेंथ होती है ये तकरीबन किसके अंदर में आ जाती है, अल्ट्रावायलेट के। तो अल्ट्रावायलेट के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन है कि ट्रांजिशन से आती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपका एक्सरे, एक्सरे का नाम आप बहुत ज्यादा सुने होंगे और ये नाम सुनने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है इसका एक क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है कि ये मेडिकल साइंस में कुछ बोन्स फ्रैक्चर वगैरह को चेक करने के लिए क्या की जाती है, ये रेज डाल करके उनका फोटोग्राफ फिल्म निकाला जाता है। तो इस वजह से ये आपको ज्यादा सुनाई देती है कि एक्सरे कराना है इनका। तो ये हड्डियों की जो फ्रैक्चर्स होती हैं तो इनके फोटोग्राफ लेते हैं तो उसमें ये क्लियर कट पता चलता है कि इनको नॉर्मल शेप और जॉइंट्स पता होते हैं किस तरीके के नॉर्मल जॉइंट होते हैं और शेप होते हैं किस बोन का। और जब उसमें कुछ डिस्टॉर्जन होता है या फ्रैक्चर होता है या जॉइंट इधर उधर मूव किए होते हैं तो वहां से डिसलोकेशन और ये चीजें समझ पाते हैं। और भी बहुत सारे यूज होते हैं एक्सरे का, ऐसा नहीं कि केवल बोन में ही करते हैं, और भी चीजों में करते हैं। कुछ विस्लर ऑर्गन है जैसे लंग्स वगैरह है ना, उनके भी देखते हैं। अगर उनमें वाटर फिलअप हो जाता है प्लूरल इफ्यूजन की केस में तो फिर वहां पर भी क्या होता है कि वो अलग से दिखता है। तो ये तो एक्सरे का जोन है। अब ये बनता कैसे है तो एक आपने पूरा मेथड पढ़ा होगा पुलिस ट्यूब में, आगे जब एक्सरे में बताएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में तो बताएंगे भी। तो एक तो वहां एक्सरे होती है, बाकी अगर किसी एटम को हम क्या करते हैं, किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कराते हैं तो उनमें दो तरीके से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे आगे हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है। एक तो वो क्या करता है कि इलिमिनेट कर देता है वहां से उस इलेक्ट्रॉन को, और वैकेंसी हो जाती है। फिर वो क्या करता है उसे हम कंटेनर्स बोलते हैं, तो वो फिर क्या करता है हायर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन फिर वापस आता है और एक्सरे प्रोड्यूस होती है उनमें। दूसरा तरीका इसमें पुलिस ट्यूब का आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्सरे को हम एक्सरे में पढ़ेंगे। लास्ट में एक जो रेडिएशन है जिसे हम गामा रेस कहते हैं। जो गामा रेडिएशन होता है ये एक टाइप का न्यूक्लियर इवेंट के दौरान, जैसे अल्फा और बीटा इमिशन होते हैं। न्यूक्लियस आप जानते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस स्टेबलाइज होने के लिए एक बड़ा न्यूक्लियस क्या करता है, छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है। तो छोटे न्यूक्लियस में जब ये ब्रेक हो रहा होता है तो उस दौरान क्या करता है कि जब ये स्टेबल होना चाहता है, एक एक्साइटेड न्यूक्लियस और एक नॉर्मल न्यूक्लियस है, ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियस है, जैसे अल्फा या बीटा इमिशन करता है कोई भी न्यूक्लियस, तो एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में तो आ जाता है, लेकिन वो उस समय उतना स्टेबल नहीं होता। फिर वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है स्पेक्ट्रम को रिलीज करने के बाद एक्साइटेड स्टेट से एक नॉर्मल स्टेट और स्टेबल स्टेट में आता है। तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो जोन होती है, जोन ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, उस रेंज को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, गामा रेस कहते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो इस टॉपिक में हमको पढ़ने थे। इनको एक बार आप देखेंगे, इनका जोन ऑफ वेवलेंथ देखेंगे, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, एक बार बुक से आप सबको रीडिंग कर लेंगे। तो ये आपका एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो यूनिट थर्ड थी आपकी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने आपको बताया। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर बताया आपको। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपकी एक बड़ी यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी जो सेकंड वाली जो फर्स्ट वाली बुक है वो आपकी कंप्लीट हो गई, एक बुक जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोस्टैट हम लोगों ने पढ़ा था। इस टॉपिक के एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक तो आपको वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो फॉर्मूले हैं, जैसे वहां मैकेनिकल वेव में हमने ये बताया था y = a sin ω t - kx। वैसे यहाँ जो वेव का फॉर्मूला होता है, ये तो 11th में आपने मैकेनिकल वेव में पढ़ा होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। तो ये होगा E × E0 sin ω t - kx
इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। जब यहाँ पर माइनस होता है तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मोशन जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो ये बी हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसकी भी वही बात है। अगर इसको हम, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये दोनों, ये और ये। अगर हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो ई हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे। अगर बी की बात करते हैं तो बी हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा आपका प्लस के एक्स। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन है जो ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। यहीं पर हमने के की बात करी थी, तो ये के जो होता है ये इसको वेव कांस्टेंट कहते हैं। ये 11th में आपने पढ़ा होगा, एक बार फिर से जान लीजिए। वेव कांस्टेंट कहते हैं, और के जो होता है इट विल बी 2 पाई अपॉन लेम्डा। और ओमेगा को बहुत बार बता चुके आपको, जो ओमेगा होता है इट विल बी 2 पाई बाई टी, या इसी को 2 पाई एफ भी कहते हैं। ये हमने इससे पहले डिस्कस करा है। अब कभी कभी इसमें क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया था क्यू बी बी वाला फॉर्मूला, तो यहां से ये क्यू बी बी जो होता है ये इक्वल होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों का आपस में रिलेशन देखें तो क्यू से क्यू कैंसिल होगा अगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। तो आपने देखा था कि जो वेलोसिटी होती है बी, वो यहाँ पर ये होती है ई अपॉन बी, ई बाई बी ये हो जाएगा। या इसी को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा ई अपॉन बी इज इक्वल टू सी। ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसे नोट करिए फिर क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्लेन electromagnetic wave of frequency 25 megahertz, 25 megahertz ये दिया हुआ है, travels in the free space, travels in the free space, ये फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है along the x direction, along the x direction, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। at a particular point in the space, at a particular point in the space and time, at the particular point in space and time, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है E इज इक्वल टू 6.3, ये तो मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन कैप जे कैप करके दी है वोल्ट पर मीटर, इस तरीके से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी
मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू पूछा है, तो सीधे सीधे आपको बी निकालना है और ई आपको दी गई है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हैं। तो यहां आपको अगर इस क्वेश्चन को करना है तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, बाकी चीजें आपको नहीं देखनी है। तो आप देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में क्या जा रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है ये, तो सी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई बाई सी। इस फॉर्मूले से इसको आप लगाएंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी 6.3 अपान में सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻⁴ ऑलमोस्ट होती है यही 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁻⁻⁸ टेस्ला की आएगी। 2 इंटू 10⁻⁻⁸ ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हम लिख दे रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये, और ये 10 की पावर में जाएगा तो माइनस ऑफ हो जाएगा, तो -8 टेस्ला ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आप ये जान रहे, मैंने आपको बताया है कि जो प्रोपोगेशन है वेव का वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है जैसा कि लिखा गया है। तो ये वेलोसिटी तो इधर की तरफ हो गई और मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको प्लस का जे कैप दिया गया, प्लस का ही है 6 पॉइंट कितना दिया था, हाँ 3 जे कैप है, मतलब ये वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ये क्या है, अगर ये आपका एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन इसका और ये वाई डायरेक्शन में है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी तो किधर आएगी, जेड की तरफ आएगी, मतलब वो ऐसे कैसे होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक्स हो गया, क्योंकि मैंने कहा था तीनों म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो आप ये देख पाएंगे कि ये डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की आएगी ये बी, तो वो किस डायरेक्शन में आएगी, अलोंग जेड एक्सिस। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, के कैप। अगर डायरेक्शन के साथ इसको लिखेंगे तो बी आ जाएगा 6.3, या इसको हम ऑलमोस्ट 2 इंटू 10⁻⁻⁸ टेस्ला इंटू के कैप लिख देंगे, ये जेड की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट करिए, क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द मैग्नेटिक फील्ड in the plane electromagnetic wave is given by ये by इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁻10 टेस्ला, 2 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ, सॉरी -7 टेस्ला। बी वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में, और इसके साथ ये तो इसका ई नॉट हो गया, साइन ये ऐसे दिया हुआ है, साइन
कैपिटल टी साइन, ऐसे लिखा हुआ है साइन 0.5 into 10 raised to the power 0.5 into 10 raised to the power 3 x power 3x plus 1.5 into 10 raised to the power 11t, ये दिया हुआ दिख रहा है। अब आपसे यहां पर पूछा क्या है, दो तरीके से मैं क्वेश्चन पूछा है। एक तो ए पार्ट इसका पूछा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, व्हाट इज द wavelength and frequency of the wave, और इसमें जो सेकंड चीज पूछी गई है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीजें इसमें आपको पूछी गई। तो एक तो क्या करना है आपको कि यहां पर प्लस दिया हुआ है बीच में, इसका मतलब ये क्या कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये बी वाई आपकी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। 2 into 10 raised to the power -7 टेस्ला साइन, ये 0.5 into 10 raised to the power 3x plus 1.5 into 10 raised to the power 11t, ऐसा दिया हो। तो जब कोई इक्वेशन ऐसी दी हो तो इसको हमको कंपेयर किसी इक्वेशन से पहले करनी है, ये समझते हैं। हमने आपको पढ़ाया v = b0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स। अब यहां पर प्लस के एक्स रखना पड़ेगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहां पर जो ये फॉर्मेट है तो इसमें तो ये के एक्स ऐसे लिखा हुआ है और ये ओमेगा टी इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं b = b0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसमें कोई हर्ज नहीं है ऐसा। अब इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इस चीज से कंपेयर कर दो और b0 को इससे कंपेयर कर दो, तो इसमें जो भी चीजें पूछी जा रही होंगी वो आ जाएंगी। जैसे पहले में वेवलेंथ पूछा गया, तो वेवलेंथ पूछा जाने का मतलब आपको इतनी वैल्यू के की दी हुई है, ठीक है, और इसको हम क्या रखेंगे, आप जानते हैं कि के जो होता है ये होता है 2π/λ। अब इतनी वैल्यू को आप अगर इससे कंपेयर कर देंगे तो अपने आप ये वैल्यू तो x है, ये x है। अब क्या है, इतनी वैल्यू को हमने क्या रख दिया, k रख दिया, तो k को हम क्या रख देंगे 0.5 into 10 raised to the power 3, ठीक है। तो यहां से लेमडा आ जाएगा, अरे लेमडा क्या हो जाएगा, इट विल बी 2π/0.5 into 10 raised to the power 3। इस तरीके से ऐसा करके लेमडा सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या पूछा गया है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या करना है, 2πf लगा देना है। अरे ये ओमेगा है ना इतना, तो ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है 1.5 into 10 raised to the power 11, और ओमेगा होता क्या है 2πf ओमेगा होता है। तो अब यहां पर हम इस वैल्यू को रख दें कि 2πf इतने के बराबर कर दें तो यहां से f आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू दी है 1.5 into 10 raised to the power 11, ये हो जाएगा 2π into f के इक्वल। तो यहां से f क्या आ जाएगा, इट विल अगेन 2π/1.5 into 10 raised to the power 11। इसको सॉल्व कर लो, फ्रीक्वेंसी आ गया।
तो ये आपका पहला पार्ट इस तरीके से हो जाएगा, नोट करिए इसको। ठीक है भाई, क्लियर है सभी? अब इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, आप जानते हैं कि चाहे वो ई हो या बी हो, दोनों ट्रेवल करेंगी सेम डायरेक्शन में, बस उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन चेंज हो सकता है। ये इसका वाई के लॉन्ग है तो हो सकता है उसका जेड के लॉन्ग हो, ठीक है। लेकिन ये मूव किधर कर रही है, ये इसका अगर वाई के लॉन्ग है और वो मूव नेगेटिव एक्स एक्सिस में कर रही है तो उसका ना जेड के तरफ होगा तो माइनस जेड होगा। तो ये आपको देखनी पड़ेगी। अब बात रही कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे उसका, तो मैग्नीट्यूड इसको नोट करिए फिर बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड की अगर इसकी हम बात, सॉरी इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा सेकंड वाले पार्ट का एक्सप्रेशन जिसको हम कहने की बात कर रहे हैं, तो हमने बी वाई की एक्सप्रेशन तो ये लिखी है। अब बी क्या होता है, हमने अभी बताया कि सी क्या होता था, ई अपान बी, अरे याद है नहीं? तो ई क्या हो जाएगा, इट विल बी बी इंटू सी, ठीक है। और बी वाई इंटू सी होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड तो ये आ जाएगा कि इसमें क्या कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन इसके लिए लिखा गया है अगर उसको ई के लिए लिखेंगे तो ये ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 और यहां पर इंटू सी हो जाएगा ऐसा, सी का मतलब 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8। बाकी सब कुछ वैसे कर देंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी वो वोल्ट वाली, वोल्ट पर मीटर। अब बाकी सब कुछ ऐसा रहेगा 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11t, ये हो जाएगा। और इसमें आपसे क्या पूछा है, तो ई नॉट से सीधे सीधे निकाल देंगे, वैल्यू रख दिया। तो ई, अच्छा इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम क्या देखेंगे कौन किस डायरेक्शन में है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये वाई की डायरेक्शन में और वो एक्स की डायरेक्शन में, तो अपने आप उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि हमने यहाँ क्यों मल्टीप्लाई करा इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी ई नॉट होती है और यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू बी नॉट है, तो ई नॉट बी नॉट में जो रिलेशन होगा वो ये होगा। तो ई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, बी नॉट इंटू सी। तो ये वैल्यू इतना ई नॉट की लिखी हुई है, समझ रहे हैं ना। तो यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 साइन 0.5, बाकी सब ऐसे लिख लेंगे 0.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 x प्लस में 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 t। आंसर निकाल लेंगे और एक्सिस इसकी क्या हो जाएगी, जेड के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा। क्लियर है? तो इतना कर लीजिए। अब ये टॉपिक खत्म हो गया, नेक्स्ट टर्म से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं।